हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टिलेज। जो कि जुताई या भूपरिष्करण के नाम से जानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि टिलेज होती क्या है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि टिलेज की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो टिलेज इज ए मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन के लिए उसे जो भी फेवरेबल कंडीशन दी जाती है, ठीक है, या एक मतलब मैकेनिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होती है। मिट्टी को विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करके उसे कृषि योग्य बनाना टिलेज कहलाता है। मतलब विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करके हम जब मृदा की जुताई वगैरह करते हैं, उसे हम अपनी फसल के अनुरूप तैयार करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो टिलेज जो है यह एक एंग्लो सेक्सन भाषा का शब्द है। भूपरिष्करण जो है एंग्लो सेक्सन भाषा से बना हुआ है। तो आगे देखिए क्या है। भूपरिष्करण शब्द सर्वप्रथम जेंथ्रोटुल ने 1731 ईस्वी में दिया। जेंथ्रोटुल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1731 में टिलेज शब्द दिया था। आगे बात करते हैं कि अगर कोई भी क्रिया जब की जाती है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं कि उसके एम्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, किस लिए वो की जा रही है। तो वहीं आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य है बीज सैया बनाने में आसानी होती है। जब हम किसी भी सख्त मृदा को भुरभुरी कर लेते हैं, उसमें हल चला के उससे तोड़ देते हैं, उसके जो भी ज़्यादा सख्त परत होती है उसे तोड़ देते हैं, तो अब उसके तोड़ने के बाद जब वो भुरभुरी हो जाती है तब उस पर हम फसल को ग्रो करने के लिए बढ़िया अच्छे से बीज सैया तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे तैयार हो जाती है। अगला है खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण क्या होता है कि जैसे किसी भी उस पे क्षेत्र पे खरपतवार खड़े होते हैं, तो उनको हम भूपरिष्करण के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम जुताई कर देंगे तो जो भी खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला देखिए। मृदा में वायु संचार बढ़ता है जिस कारण जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है, जिससे हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। तो जब हम जुताई करते हैं तो क्या होता है कि मृदा में जो है वायु संचार, एयरेशन जो है वो बढ़ जाता है। अगर एयरेशन बढ़ेगा तो जड़ों को ग्रोथ करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारी जो भी फसल है उसकी जो भी जड़ें हैं वो अच्छे से वृद्धि कर पाएंगी, जिस वजह से एक अच्छी उपज को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला है मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो हम जब जुताई करते हैं तो क्या होता है कि अगर हमारी मृदा सख्त परत है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो भी मृदा है वो वाटर को ऑब्जर्व कम कर पाती है। अगर हम वहीं पर जब जुताई कर देते हैं तो हमारी जो भी जल है, जो भी जैसे हमने सिंचाई की या फिर रेनफॉल वाटर जो भी होता है वो जो है मृदा में अवशोषित कर लिया जाता है अच्छे से। ठीक है, तो यही बताया गया है कि मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अगला है मिट्टी की उलट पलट होने के कारण हानिकारक कीट पतंगों के अंडे जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं, भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाने से नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे कीट होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट जो होते हैं कि वो अपने जो भी लाइफ साइकिल है, जो भी क्रियाएं हैं अपने जीवन की, जो भी उनका जीवन चक्र है वो पूरा मृदा में अपना व्यतीत कर लेते हैं। कहने का मतलब है जब तक फसल रहेगी तब तक तो फसल पर अटैक करेंगे, फसल पर आश्रित रहेंगे, और जैसे ही फसल नष्ट होने वाली होगी तो वो क्या करेंगे कि कुछ ऐसे होते हैं जो मृदा में अपना घर बनाकर रहने लगते हैं, या फिर कुछ ऐसे कीट होते हैं जो मृदा में अंडे देते हैं और वहीं पर उनके बच्चे होते हैं। तो इसका जुताई करने से ऐसा होता है कि जो अगर हम जुताई कर रहे हैं तो फिर वो सारे कीट जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं या फिर मृदा सतह पर आ जाते हैं, तो जो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा अपरदन कम होता है।
तो अगर कोई ऐसी मृदा है जैसे कि हमारी खाली पड़ी हुई ज़मीन है या वो, तो उसमें मृदा अपरदन बहुत होता है। तो जुताई के माध्यम से कुछ हद तक हम क्या करते हैं कि मृदा अपरदन को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मृदा की जो है जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जब रन ऑफ नहीं होता है ज़्यादा, तो हमारी मृदा जो है वो जल को अपने अंदर ऑब्जर्व करती रहती है, जिससे मृदा अपरदन कम हो जाता है। अगला पॉइंट बात करें तो उत्पादन लागत में कमी आती है। उत्पादन लागत में कैसे कमी आती है? तो उत्पादन लागत में ऐसे कमी आती है कि हम जैसे हमारी फसल है या हमारा क्षेत्र है, उस पर अगर खरपतवार अगर बहुत ही ज़्यादा खड़ा हुआ है, तो उसके नियंत्रण के लिए हम या तो वीडीसाइड का प्रयोग करेंगे या मैनुअल द्वारा करवाएंगे, लेबर डाल के उसे हटवाएंगे, ठीक है। तो जिसमें एक्स्ट्रा चार्ज आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जुताई करने से हमारे जो भी खरपतवार हैं या इंसेक्ट हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे एक्स्ट्रा चार्ज से हम बच जाते हैं, ठीक है। तो उत्पादन लागत में कमी आती है। अब बात करते हैं भू परिष्करण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिलेज। तो टिलेज के आपने ज़्यादातर देखा होगा कि सभी लोग पढ़ा होगा कि प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। तो जो हमारे प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज हैं वो हमारे सघन भू परिष्करण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है सघन भू परिष्करण, जिसे हम इंटेंसिव टिलेज या फिर क्लीन टिलेज के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि भूमि की बार बार जुताई करना, जिससे भूमि की सतह पर 15% से कम क्षेत्र में पादप अवशेष शेष रहें। इसमें होता यह है कि हम अपनी जो भी हमारा जो भी क्षेत्र होता है, जो भी फील्ड होती है, उसकी हम बार बार जुताई करते हैं, जिससे जो भी फसल अवशेष होते हैं, जो भी हमने पहले फसल उगा रखी है, उसके जो भी अवशेष बचते हैं वो 15% से कम हो जाते हैं, ठीक है, कम रहते हैं। तो ये है हमारी सघन भू परिष्करण, ठीक है। आगे बात करते हैं सघन भू परिष्करण के प्रकार। तो सघन भू परिष्करण के प्रकार हमने अभी आपको बताया कि प्राथमिक भू परिष्करण और सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी भू टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। तो यहाँ पर पहला है प्राथमिक भू परिष्करण। तो इसमें क्या होता है, मृदा की कठोर परत को तोड़ना या भूमि की गहरी जुताई करना प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है, जैसे चीजल हल आदि से जुताई करना। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो सख्त मृदा होती है उसे हम हलों के माध्यम से या किसी भी यंत्र के माध्यम से तोड़ने का कार्य अगर उस परत का करते हैं तो वह हमारा प्राइमरी टिलेज कहलाता है। कहीं कहीं पर आपने पढ़ा होगा कि बुआई से पहले जो भी क्रियाएं होती हैं उन्हें हम प्राइमरी टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे बात करते हैं प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। कौन कौन से ऐसे इम्प्लीमेंट हैं जिनका हम प्राइमरी टिलेज में यूज करते हैं। तो सबसे पहला आपका है मोल्ड बोर्ड प्लो, एमबी प्लो के नाम से जिसे जाना जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है मिट्टी की गहरी जुताई व मिट्टी को उलटना पलटना। ये जो हल होता है ये मिट्टी को पलट देता है, नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आता है, ठीक है। अगला है डिस्क प्लो। तो अब जो डिस्क प्लो है इसका भी मुख्य कार्य जो है आपका गहरी जुताई व मिट्टी को उलटना पलटना होता है। नेक्स्ट है देसी हल। देसी हल जो होता है वो भूमि में वी आकार में जुताई करने का कार्य करता है। देसी हल आप सभी ने देखा होगा, गाँव में बहुत ही ज़्यादा पहले प्रयोग होता था, अब तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है चीजल हल। तो चीजल हल जो है वो भूमि को बिना पलटे हुए अधोसतह 60 से 70 सेंटीमीटर के नीचे उपस्थित कठोर परत को तोड़ना। हमारी जो ये मृदा होती है इसके 60 से 70 सेंटीमीटर नीचे एक कठोर परत बन जाती है, जहाँ से हम मान लीजिए जुताई करते हैं तो बस ऊपर ऊपर करते जाते हैं तो नीचे एक परत, बहुत ही कठोर परत बन जाती है, जिसके कारण हमारी फसल को ग्रो करने में बहुत ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस परत को तोड़ने के लिए ही हम एक हल का प्रयोग करते हैं, जिसे हम चीजल हल के नाम से जानते हैं। तो आपके जितने भी प्लो हैं वो सारे हमारे प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला है सेकेंडरी टिलेज या द्वितीयक भू परिष्करण। तो भूमि को भुरभुरा बनाने हेतु जो भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं वह द्वितीयक भू परिष्करण कहलाती हैं, या प्राथमिक भू परिष्करण के बाद जो भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं द्वितीयक भू परिष्करण कहलाती हैं, जैसे हल्की जुताई करना,
बुआई करना, निराई गुड़ाई करना, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना आदि। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो हमारी सख्त मृदा है उसको तोड़ने का कार्य जब हम करते हैं तो उसे हम प्राइमरी टिलेज कहते हैं। और उसके बाद जो हम अपनी मृदा को भुरभुरा बनाने के लिए जो भी कर्षण क्रियाएं करते हैं तो वो हमारी सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि प्राथमिक भूपरिष्करण के बाद जो भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं वह द्वितीयक भूपरिष्करण कहलाती हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट की बात करें तो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में सबसे पहला आपका है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर का कार्य क्या है? मिट्टी के ढेलों को तोड़ना। जो कल्टीवेटर है वो क्या करता है कि हमारे जो मिट्टी के ढेले बन जाते हैं तो उनको क्या करता है, तोड़कर बारीक कणों में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क हैरो। तो डिस्क हैरो जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा करना। ये क्या करता है, ये भी मिट्टी को बहुत ही बारीक कणों में तोड़कर भुरभुरा बना देता है। ठीक है, अगला है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल तो आप सभी जानते होंगे। सीड ड्रिल का कार्य क्या है? सीड ड्रिल देखा भी होगा आप लोगों ने, नाम से ही सिद्ध हो रहा है सीड ड्रिल कि जुताई के साथ साथ बुआई करना। यह एक ऐसा यंत्र है, इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसी में हम सीड को भर देते हैं और इसको जब ट्रैक्टर में लगा के चलाते हैं तो ये क्या करता है कि जुताई भी करता है और साथ साथ बुआई भी करता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाटा लगाना। पाटा लगाना क्या होता है? बुआई के बाद भूमि को समतल करना है। देखो यहाँ पर पाटा लगाना, बुआई के बाद अगर भूमि को हम समतल कर रहे हैं तो वो पाटा लगाना ही हमारा सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आएगा, या ना कि हम बुआई के पहले अगर पाटा लगा रहे हैं तो वो हमारा सेकेंडरी टिलेज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। ठीक है, अगला है लेजर लैंड लेवलर। लेजर लैंड लेवलर आपने देखा होगा जो कि हमारी भूमि को समतल करने का कार्य करता है। ठीक है, ये होते हैं, आप सभी ने लगभग देख रखा होगा। यह कार्य करता है भूमि को समतल करने का। ठीक है, अगला है रिज प्लो। रिज प्लो क्या होता है? रिज का मतलब होता है मेड़ बनाना। ठीक है, तो ये जो हल होता है यह क्या करता है? मेड़ बनाने का कार्य करता है। ये जितने भी इम्प्लीमेंट हैं ये सारे आपके सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अगला है, देखिए सबसे पहला आपका था इंटेंसिव टिलेज और अब दूसरा जो है वो है आपका कंजर्वेटिव टिलेज। इंटेंसिव टिलेज के अंतर्गत आपके आए थे प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंजर्वेटिव टिलेज, जिसे हम संरक्षित भूपरिष्करण कहते हैं। तो ये क्या होता है? भूमि पर कम से कम जुताई करना ताकि भूमि सतह पर 30% से अधिक क्षेत्र में पादप अवशेष शेष रहें। हम जो भी हमारी भूमि है उसकी ऐसे जुताई करेंगे, इतनी जुताई करेंगे कि कम से कम उस पर हमारे 30% तक पादप अवशेष शेष रह जाएं। जो भी हमारी पुरानी फसल थी उसके जो भी अवशेष हैं वो 30% से अधिक बच जाएं। ठीक है, उसे हम कंजर्वेटिव टिलेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंजर्वेटिव टिलेज इज एन एग्रीकल्चरल मेथड दैट मिनिमाइजेस सॉइल डिस्टर्बेंस एंड लीव्स एट लीस्ट 30% ऑफ प्रीवियस क्रॉप रेसिड्यू ऑन द सरफेस। 30% से अधिक फसल अवशेष सरफेस पर रह जाएं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि ये ऐसे जुताई की जा रही है कि यहाँ पर 30% से अधिक फसल अवशेष रह जा रहे हैं सरफेस पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कंजर्वेटिव के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव टिलेज, तो जो है कि इसके कई सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर आपको जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज ही मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपसे जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज की बात करेंगे। जीरो टिलेज जिसे हम नो टिलेज के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर पहला है जीरो टिलेज, जिसे शून्य भूपरिष्करण कहते हैं, या इसे ही हम नो टिलेज
के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें प्राथमिक भूपरिष्करण को नहीं किया जाता है, लेकिन द्वितीयक भूपरिष्करण किया जाता है। द्वितीयक भूपरिष्करण भी केवल पंक्ति क्षेत्र में ही किया जाता है। ज़्यादातर तो आप यही समझते होंगे कि जीरो टिलेज में कोई भी टिलेज नहीं की जाती है, कोई भी जुताई नहीं की जाती है, ठीक है। लेकिन बिना कोई भी जुताई के क्या संभव है, हम सीड ऐसे ऊपर छिड़क देंगे, उससे क्या संभव है कि हमारा पौधा ग्रो कर जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो सीड होता है हम उसको क्या करते हैं, पंक्तियों में बोने का कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में, एक बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में हम टिलेज करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा द्वितीय भूपरिष्करण भी केवल पंक्ति क्षेत्र में ही किया जाता है, ठीक। तो आगे बात करते हैं। शून्य भूपरिष्करण का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने चारागाह बनाने के लिए किया था। तो अमेरिका ने जो है सबसे पहले 1950 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था, ठीक है, चारागाह बनाने के लिए। अब इसमें होता है क्या है कि इसमें फसल अवशेष लगभग 50 से 100% तक शेष रहते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि हमारे जो भी फसल अवशेष हैं वो 50 से 100% तक हमारी सरफेस पर ही रहते हैं, ठीक है, और उसी के बीच में हम अपनी फसल को सोइंग कर देते हैं। तो आगे लिखा है शून्य भूपरिष्करण में खरपतवार नियंत्रण पैराक्वाइट, डाइक्वाइट एवं ग्लाइफोसेट द्वारा किया जाता है। तो जीरो टिलेज में जो है हमारे कुछ ऐसे हर्बिसाइड या वीडीसाइड प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, खरपतवार नियंत्रण के लिए, जो कि पैराक्वाइट, डाइक्वाइट और ग्लाइफोसेट हैं, ठीक है। ये आप नाम अच्छे से याद कर लीजिए। इन्हीं तीनों को ही हम जीरो टिलेज खरपतवार नाशी के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पूछा जाता है क्वेश्चन कि जीरो टिलेज खरपतवार नाशी के नाम बताइए, तो वो आपके कौन से हैं, पैराक्वाइट, डाइक्वाइट और ग्लाइफोसेट, ठीक है। आगे बात करते हैं। शून्य भूपरिष्करण शब्द जेंथ्रोटुल ने दिया। जो आपका ये जीरो टिलेज है ये भी आपका जेंथ्रोटुल ने ही दिया, और टिलेज शब्द भी आपका जेंथ्रोटुल ने ही दिया है, ठीक है। लेकिन जीरो टिलेज शब्द तो इन्होंने दिया, लेकिन इन्हें जीरो टिलेज का जनक नहीं माना जाता है। तो जीरो टिलेज का जनक किसे माना जाता है, देखिए यहाँ लिखा है शून्य भूपरिष्करण का जनक जेपी ट्रिपलेट को माना जाता है, ठीक है। शब्द तो जेंथ्रोटुल ने दिया, लेकिन फादर ऑफ जीरो टिलेज किसे कहेंगे, तो जेपी ट्रिपलेट, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मिनिमम टिलेज अर्थात न्यूनतम भू परिष्करण। इसमें क्या होता है कि इसमें भू परिष्करण तो किया जाता है, परंतु बहुत ही कम मात्रा में, जिसमें कि हमारा बीज अंकुरण शीघ्रता से हो सके, ठीक है। तो इसमें भी भू परिष्करण होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इसका जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने 1974 में डीजल का मूल्य बढ़ जाने के कारण किया था। देखो इसका प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने किया था। क्या हुआ था कि वहाँ पर जब डीजल का मूल्य बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, तो अमेरिका वालों ने सोचा कि हम अब कुछ जुताइयों को ऐसे कम करें कि ताकि हमारी जो है फसल मतलब क्रॉप कॉस्ट जो है वो भी मतलब प्रोडक्शन जो कॉस्ट आती है वो कम हो, लागत कम आ जाए, ठीक है। तो ये 1974 में अमेरिका ने किया था। इसमें क्या होता है कि इसमें फसल अवशेष जो हैं वो 30 से 50% तक शेष रहते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है कि आपके 30 से 50% तक फसल अवशेष वो शेष हमारी भूमि पर बने रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि नमी जो है वो हमारी संरक्षित रहती है, खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। अगर हम ज़्यादा गुड़ाई नहीं करते, जो भी खरपतवार हैं वो उगते नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, मृदा उर्वरता बढ़ती है, ये सारे इसके लाभ हैं। तो ये आपकी टिलेज की क्लास थी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी लोग, ताकि आप लोगों का प्यार अगर हमें मिलता रहे तो इसी तरह से हम आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराते रहें, ठीक है। धन्यवाद।